हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं तो दो मेन ऑब्जेक्टिव हम आज डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से हमारा मतलब क्या है। देखो, किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। आप कोई भी काम करते हो तो आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आपका कुछ एम होता है। वो एम क्या है आपका, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस आते हैं, हमने डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो उन तीनों डिसीजन को लेने के पीछे हमारा मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो दो अल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं, दो अप्रोचेस हैं। एक ये कहती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, दूसरी अप्रोच ये कहती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो वो हमारे लिए एक क्राइटेरिया भी बन जाता है जिसके बेस पे हम अपने काम को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ तो हम ये कहते हैं कि हमारा काम अच्छा हुआ, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि हमारा काम अच्छा नहीं हुआ। यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे लिए क्राइटेरिया बन जाते हैं। तो इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस को इवेल्युएट करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं या दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया, दूसरा है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया। इन दोनों क्राइटेरिया को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया की। देखो, ये क्राइटेरिया ये कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी आपको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करते हों, और जो आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं वो डिसीजन आपको नहीं लेने चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, मान लो दो प्रोजेक्ट है ए और बी, अब दोनों ही प्रॉफिट मेकिंग है, दोनों में ही आपको प्रॉफिट होता है, तो फिर आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। इस केस में हम देखेंगे कि दोनों से कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो हमें लेना चाहिए। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया ये कहता है कि आपको प्रोजेक्ट डिसाइड करना है किस बेसिस पे कि किससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये क्राइटेरिया अगर हमने लिया है तो इसके पीछे का कुछ रैशनल होगा, यानी कुछ ऐसी बात होगी इस डिसीजन के फेवर में कि इस क्राइटेरिया के फेवर में वो क्या है, यानी हम ये क्राइटेरिया क्यों फॉलो करें, इसके प्लस पॉइंट क्या है। तो पहला प्लस पॉइंट ये है कि इससे एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, क्योंकि हम अपना पैसा उन प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं जो प्रोजेक्ट हमें फ़ायदा देने वाले हैं, प्रॉफिट देने वाले हैं। अब प्रॉफिट देने वाले हैं, इसका मतलब हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उन प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं जहाँ से हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता, रिसोर्सेज हमारे अच्छे से यूटिलाइज होते हैं। दूसरा क्या है कि इससे सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होता है। कैसे? देखो, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर हर कोई अपना प्रॉफिट देखेगा तो सोसाइटी का प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, ये जो एडम स्मिथ वाली हम थियोरी करते हैं। ठीक है, तो हर कोई फर्म अगर प्रॉफिट मैक्सिमम करेगी तो हर फर्म मैक्सिमम करेगी तो सोसाइटी का अपने आप हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखो, आज के टाइम में आपको पता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए स्पेंड करती हैं कई फॉर्म में, जैसे कि स्कूल बनवा सकती है, वो स्वच्छता के लिए कुछ कर सकती है, अलग अलग चीज़ों के लिए वो स्पेंड करती है। तो देखो, कोई कंपनी तभी CSR के लिए स्पेंड करेगी जब वो खुद प्रॉफिट कमा रही हो। अगर वो खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो वो सोसाइटी के लिए कैसे कुछ एलोकेट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी, यानी अगर कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया को फॉलो करेगी तभी वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करेगी। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो इस क्राइटेरिया के पक्ष में दिए जाते हैं कि अगर हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो एक तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, दूसरा कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करेगी। ठीक है, लेकिन इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया के कुछ फ्लॉज भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं।
वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? 3 ड्रॉबैक्स है मेनली। एक तो एम्बिग्यूटी ऑफ टर्म प्रॉफिट, दूसरा टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, तीसरा क्वालिटी ऑफ बेनिफिट। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं एम्बिग्यूटी ऑफ टर्म प्रॉफिट की। देखो, हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया में क्या कहा कि हमें वो प्रोजेक्ट लेना चाहिए जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन इस प्रॉफिट वर्ड का मीनिंग क्या है? इस प्रॉफिट वर्ड का तो अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे टोटल प्रॉफिट भी प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है, बिफोर टैक्स हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है। तो कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, ये चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट तो बढ़ जाए लेकिन हमारा अर्निंग पर शेयर कम हो जाए। उस केस में आप क्या कहोगे? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट था 5 लाख, दूसरे साल में हो गया 7 लाख, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमारे पास 1 लाख शेयर थे, मान लो सेकेंड ईयर में हमने 1 लाख शेयर और इशू कर दिए, यानी नंबर ऑफ शेयर हो गए आपके पास 2 लाख। अब अर्निंग पर शेयर निकाल लो आप। 5 लाख रुपए थे 1 लाख शेयर्स के ऊपर, तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो 5 रुपये आ गया। यहाँ पे देखो 7 लाख शेयर्स थे और 7 लाख रुपए प्रॉफिट था और 2 लाख शेयर थे, तो आपका अर्निंग पर शेयर आ गया 3.5। अब इस केस में देखो प्रॉफिट तो बड़ा है लेकिन अर्निंग पर शेयर कम हो गया, तो अब इस केस में आप क्या कहोगे? कौन सा प्रॉफिट बढ़ाना है? टोटल प्रॉफिट बढ़ाना है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ाना है? समझ गए ना? यानी प्रॉफिट बढ़ा लेकिन साथ के साथ हमने शेयर्स और इशू कर दिए 1 लाख, तो उस केस में क्या हुआ? अर्निंग पर शेयर हमारा कम हो गया। अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का मतलब तो क्लियर नहीं है ना कि प्रॉफिट कौन सा बढ़ाना है, टोटल प्रॉफिट बढ़ाना है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ाना है, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया कि प्रॉफिट टर्म का मीनिंग क्लियर नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि टाइमिंग ऑफ बेनिफिट। देखो, अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो अगर 2 प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, प्रोजेक्ट ए और बी, और दोनों से हमें सेम बेनिफिट मिल रहा है तो हम उनको सेम ट्रीट करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो बेनिफिट की टाइमिंग कितनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी 2 प्रोजेक्ट बताए हुए हैं और इनके 3 साल के प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बताए हुए हैं। तो प्रोजेक्ट ए से पहले साल में एक्सपेक्टेड है 10,000 रुपये, दूसरे साल में 10,000 रुपये और तीसरे साल में 70,000 रुपये। प्रोजेक्ट बी से पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 30,000 और तीसरे साल में 30,000, ठीक है। अब अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें तो दोनों ही प्रोजेक्ट से 90,000, यहाँ भी टोटल करोगे यहाँ भी टोटल करोगे। अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 3 सालों में 90,000 मिल रहे हैं तो 1 साल में 30,000 मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ से प्रॉफिट देखें तो दोनों प्रोजेक्ट जो है वो सेम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज करो तो प्रोजेक्ट भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पहले साल के एंड में कितने मिल रहे हैं हमें? 10,000 रुपये। प्रोजेक्ट बी में कितने मिल रहे हैं? 30,000 रुपये। तो 30,000 वाला ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे जो 30,000 रुपये मिले हैं इसको आप आगे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आपको पहले साल के एंड में कितने मिल रहे हैं? 10,000 रुपये, तो आप 10,000 को इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी ये चीज़ ठीक है कि तीनों साल में मिला के तो बराबर बेनिफिट दे रहे हैं ये, लेकिन फाइनेंस का एक प्रिंसिपल होता है द अर्लियर द बेटर, यानी पैसा आपको जितना जल्दी मिल जाए उतना बढ़िया है। तो यहाँ पे शुरू में आपको 10,000 ही मिल रहे हैं, यहाँ 30,000 मिल रहे हैं। अब यहाँ 10,000 इन्वेस्ट करके आप कमाओगे, यहाँ 30,000 इन्वेस्ट करके कमाओगे, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया जो है वो इस बेनिफिट की टाइमिंग को नहीं देखता है, वो सीधा आपको ये कहेगा कि टोटल प्रॉफिट सेम है तो यानी दोनों प्रोजेक्ट सेम है, ठीक है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया इसमें। देन तीसरा ड्रॉबैक है क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स। क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स का मतलब है यहाँ से रिस्क एसोसिएटेड, यानी कि आप अपना प्रोजेक्ट जो ले रहे हो उसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है ये भी देखना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया रिस्क की बात नहीं करता है। जैसे यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल है, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई आपको दिया हुआ है। प्रोजेक्ट एक्स का अगर आप देखो 3 टाइम पीरियड आपको दिए हैं। अगर वर्स्ट टाइम रहता है तो एक्सपेक्टेशन है 9% प्रॉफिट देगा, नॉर्मल टाइम में 10% और बेस्ट टाइम में 11%। एवरेज निकालो, 9 + 10 + 11/3 तो 10% आएगा। प्रोजेक्ट वाई के अंदर वर्स्ट टाइम में 2%, नॉर्मल टाइम में 8% और बेस्ट टाइम में 20%, एवरेज अगेन 10%। अब देखो अगर हम एवरेज वाइज देखें तो दोनों प्रोजेक्ट क्या हैं? सेम हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज करें
तो आप ये पाएंगे कि इस प्रोजेक्ट एक्स के अंदर फ्लक्चुएशन कम है, लेकिन प्रोजेक्ट वाई के अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। क्योंकि प्रोजेक्ट वाई देखो, ठीक है, बेस्ट टाइम में आपको 20% रिटर्न दे रहा है, लेकिन अगर वर्स्ट टाइम आ गया तो कहाँ जाएगा, ये सीधा 2% पे। तो इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, इसके अंदर आपका रिस्क कम है। अब ये चीज़ हमें दिख तो रही है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया तो इस चीज़ को नहीं देख रहा है। वो तो सीधा ये कह रहा है कि अगर एवरेज प्रॉफिट बराबर है तो दोनों प्रोजेक्ट बराबर है। तो ये तीसरा ड्रॉबैक है कि इसमें हम क्वालिटी ऑफ बेनिफिट को नहीं देखते हैं, यानी सर्टेनिटी को नहीं देखते हैं कि कितना श्योर है हमें रिटर्न मिलना, कितना रिस्क एसोसिएटेड है, वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये 3 जो मेन फ्लॉज थे वो हमने देखे। पहला क्या था कि जो टर्म प्रॉफिट है वो एम्बिगियस है, उसका मीनिंग क्लियर नहीं है। दूसरा था आपका टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, यानी अर्लियर द बेटर का प्रिंसिपल ये फॉलो नहीं करता है। और तीसरा है क्वालिटी ऑफ बेनिफिट, यानी कि रिस्क को भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया जो है वो नहीं देखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया की। देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया जो है वो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया के ड्रॉबैक्स को काउंटर करने के लिए लाया गया। ठीक है, तो इसमें जो ड्रॉबैक्स हमने जो पीछे 3 ड्रॉबैक्स डिस्कस की ना, वो इसमें नहीं होंगी। ठीक है, कैसे नहीं होंगी वो हम देखेंगे। पहले तो आप ये देखो, इसको हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो ये इसके कुछ नाम हैं। इस क्राइटेरिया के अंदर हम ये मानते हैं कि अगर कोई एक्शन से शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है तो वो एक्शन आपको लेना चाहिए, अगर शेयर होल्डर की वेल्थ कम हो रही है तो वो एक्शन आपको नहीं लेना चाहिए, यानी वो डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे पहले हम कह रहे थे कि प्रॉफिट को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है, यहाँ पे आपको किस चीज़ को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है, शेयर होल्डर की वेल्थ को ध्यान में लेके। ठीक है, अब बात आती है शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखिए कि जो 3 लिमिटेशंस थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया की, वो ये एलिमिनेट कर देता है क्राइटेरिया। कैसे एलिमिनेट करता है, पहले तो देखो ये कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है, तो यानी प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो ये एम्बिग्यूटी को एलिमिनेट कर देता है। एम्बिग्यूटी का हमने डिस्कस किया था फ्लो कि प्रॉफिट टर्म का मीनिंग क्लियर नहीं है, तो लेकिन कैश फ्लो का तो मीनिंग क्लियर है। कैश फ्लो का मतलब क्या है, कैश इनफ्लो मतलब कितना कैश आया, और कैश आउटफ्लो मतलब कितना कैश गया। तो ये जो क्राइटेरिया है ये कैश फ्लो को फॉलो करता है, ना कि प्रॉफिट को। तो इस वजह से एक तो एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी क्या है कि ये टाइमिंग ऑफ बेनिफिट को भी अकाउंट में लेता है और क्वालिटी ऑफ बेनिफिट को भी अकाउंट में लेता है। इसके लिए ये यूज़ करता है डिस्काउंट रेट। अब ये कैसे लेता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया के अंदर हम करते क्या हैं, हम किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये चीज़ हम फॉलो करते हैं। अब इसका आगे वैसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम कैपिटल बजटिंग वगैरह डिस्कस करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट हम 1-2 दिन बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम उस डिसीज़न को लेते हैं, अगर नेगेटिव आती है तो हम उस डिसीज़न को अवॉइड करते हैं। पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये चीज़ शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाएगी, अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि इससे शेयर होल्डर की वेल्थ कम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है। देखो, प्रेजेंट वैल्यू वैसे तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊं तो जैसे आज आपके पास 100 रुपये हैं, मान लो आप इस 100 रुपये को बैंक में जमा करवा देते हो, 1 साल बाद आपको 110 रुपये मिल जाते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं हम 10% है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 साल बाद के 110 रुपये आज के 100 रुपये के बराबर है। ठीक है, या मैं ये कह सकती हूँ कि 1 साल बाद के जो 110 रुपये है उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट है, यानी 110 रुपये 1 साल बाद वाले, उसकी एट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू है 100 रुपये। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। जनरल सा एग्जाम्पल है, 100 रुपये थे हमारे पास, इस पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलना था, तो 1 + 0.10 कर दो। 10% को आप 10/100 लिख के 0.1 लिख सकते हो, इज इक्वल टू कितना आ गया, 100, और ये आ गया आपके पास 1.10।
ठीक है, 1 + 0.10 करोगे तो ये इतना आ गया, इज इक्वल टू आ गया आपके पास 110। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + आर इज रेट, ठीक है, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसी चीज़ की, फ्यूचर वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + आर। ठीक है, 1 + रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब इस तरीके से आप निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो वो फ्यूचर वैल्यू से कम होती है। जैसे 110 रुपये फ्यूचर वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये, तो कम होती है। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं टाइमिंग को, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइमिंग होगा उतनी ही कम होगी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना हम ये आर बढ़ा देते हैं। तो इस चीज़ का बेनिफिट क्या होता है कि जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया में, कि हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ बेनिफिट है वो हम कंसिडर नहीं करते और टाइमिंग ऑफ बेनिफिट हम कंसिडर नहीं करते, तो वो यहाँ पे आपका कंसिडर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो हम देखते हैं। पहले आप एक बार प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड देखिए। देखिए, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 साल दिए हुए हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। यहाँ पे आपको कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं 10,000, 10,000 और 10,000। अब यहाँ पे देखो आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, रेट हम यहाँ पे मान रहे हैं 10%, तो 1 + आर यानी आर हो गया 10% यानी 0.1। रेज टू पावर आप कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से, यानी कि यहाँ पे है 1 तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ सेकेंड ईयर है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 और यहाँ आ जाएगा रेज टू पावर 3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दिस इज़ योर फ्यूचर वैल्यू, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, इसकी आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + आर रेज टू पावर n, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय दिस रेज टू पावर 2 और 10,000 डिवाइडेड बाय दिस रेज टू पावर 3। ये आपने तीनों का निकाल लिया और इन तीनों का टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो, कैश फ्लो आपको टोटल कितना मिला है? 30,000, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इससे कम होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फ्यूचर वैल्यू से कम होगी। अब हम क्या करेंगे, जितना आउटफ्लो है इस प्रोजेक्ट का, आउटफ्लो मतलब जितना इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, जस्ट सपोज इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 20,000 रुपये। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास कितना है? 24,868 रुपये। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है। आउटफ्लो कितना है? 20,000 रुपये का। तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी 4,868 रुपये, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, अगर नेगेटिव है तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है इट मीन्स ये आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाएगा। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब आपका इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो हमने किया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वैसे हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर नहीं समझ आया तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया में जो हम कह रहे थे कि इस क्राइटेरिया को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्वालिटी और टाइमिंग ऑफ बेनिफिट को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखो, इसमें हमने जो रेट ली है ना, वो क्या कर रही है, वो हमारी वैल्यू को कम कर रही है। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारी कम आ रही है ना, उसी वजह से। तो जितना ज़्यादा आप रेट लोगे उतना ही आपका प्रेजेंट वैल्यू कम आ जाएगी। ये चीज़ आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 10% रेट लिए हैं और यहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ये आई है। अगर आप इसको 15% कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू और कम आएगी, क्योंकि ये डेनोमिनेटर में जा रही है। जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.10, तो यहाँ पे ये डेनोमिनेटर में जा रही है। डेनोमिनेटर अगर किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू कम आएगी। अगर यहाँ पे आप 15% कर दोगे तो वैल्यू और कम आ जाएगी, 20 कर दोगे और कम आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जब आप रेट बढ़ाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी कम आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब आप ये देखो कि ये रेट डिपेंड किस चीज़ पे करती है। ये रेट 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो टाइमिंग पे और दूसरा क्वालिटी ऑफ बेनिफिट पे।
टाइमिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम ये मानते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट है उसमें ज़्यादा टाइमिंग इन्वॉल्व है, मतलब वो 10 सालों तक चलने वाला है, तो वहाँ पे हम रेट ज़्यादा रखेंगे। और अगर कोई प्रोजेक्ट छोटे टाइम के लिए तो वहाँ पे हम रेट कम रखेंगे। इसी तरह से रिस्क को भी हम देखते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की है तो उसमें हम रेट ज़्यादा रखेंगे, अगर कोई प्रोजेक्ट कम रिस्की है तो हम कम रेट रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आर जो है आपकी जो रेट है, इसको आप कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हो, इसको आप डिस्काउंट रेट भी बोलते हो, इसको आप कट ऑफ रेट भी बोलते हो, इसको हर्डल रेट भी बोलते हो, कई सारे नाम हैं इस चीज़ के। ये बेसिकली आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हेल्प करती है, और इसके बेस पे हम देखते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जितनी ज़्यादा ये रेट होगी प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब ये रेट डिपेंड किस चीज़ पे करती है, तो रिस्क के ऊपर और टाइमिंग के ऊपर। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट अगर सिर्फ 1 साल के लिए चलने वाला है तो उसका प्रेडिक्ट करना आसान है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट 20 सालों के लिए चलने वाला है तो उसके रिटर्न को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आने वाले 20 सालों में हमें नहीं पता ना सिचुएशन कैसी होगी। तो वहाँ पे हम आर ज़्यादा लेते हैं ताकि हमारी प्रेजेंट वैल्यू और कम आए, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की है तो आर ज़्यादा होगा, अगर प्रोजेक्ट कम रिस्की है तो आर कम होगा, ठीक है। ओके, तो इस बेसिस पे हम आर देखते हैं और आर के अकॉर्डिंग फिर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया में आपको आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारे तीनों ही जो ड्रॉबैक थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया के, वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। पहला हमारा जो था कि प्रॉफिट का टर्म जो है वो एम्बिगियस है, तो यहाँ पे हम कैश फ्लो यूज़ कर रहे हैं। दूसरा था कि हम टाइमिंग और क्वालिटी ऑफ बेनिफिट को नहीं डिस्कस करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे क्या किया, उसके लिए डिस्काउंट रेट को यूज़ कर लिया। और डिस्काउंट रेट जो है वो टाइमिंग और रिस्क के अकॉर्डिंग आपकी चेंज होती रहेगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। फटाफट से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने यहाँ से शुरू किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया से। तो हमने देखा इसके 2 पॉजिटिव पॉइंट्स है कि एक तो इससे रिसोर्सेज का एलोकेशन एफिशिएंट होता है, दूसरा कि इससे सोशल वेलफेयर बढ़ता है। उसके बाद हमने देखा कि फ्लॉज क्या हैं, यानी क्या कमियां हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया में। तो 3 कमियां हमने देखी। उसके बाद हमने देखा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया के बारे में, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया के अंदर कैसे ये 3 कमियां दूर हो जाती हैं वो हमने देखा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा, लेकिन ये हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो तो एजेंसी कॉस्ट के ऊपर रहेगा, बट उसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा। तो वहाँ आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो अगर अभी नहीं क्लियर हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।